इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वक्त है। 12 लोग इन मुज़ाकरात के अंदर शामिल हैं जो अब तक हमारे पास तफसीलात हैं। 4 पाकिस्तानी हैं, 4 अमरीकी हैं और 4 ईरानी हैं। मुज़ाकरात के अंदर जो है वो काफ़ी स्ट्रेस माहौल है। ये बड़े मुश्किल मुज़ाकरात हैं, आसान नहीं है, क्योंकि दोनों फरीक हैं बहुत दूर खड़े हैं और अभी एक जंग में से निकले हैं। जंगबंदी को चंद दिन हुए हैं और दोनों के मुज़ाकरात में एक दूसरे से फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद ये की जा रही है कि कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन खबर के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरी पाकिस्तान में सहाफ़ियों से बात हुई है, किसी के पास कोई खबर नहीं है और जो सोर्सेज है मेरे, उनके पास भी कोई खबर नहीं है। जो पाकिस्तान की जानिब से 4 लोग हैं वो तो खबर देने वाले नहीं हैं। और सबसे पहले अगर पाकिस्तान की जानिब से आगाह किया गया इन मुज़ाकरात के ऊपर, तो वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो चाहेंगे कि शेयर करें मामला। ये खबर या तो अमरीकी मीडिया से बाहर आएगी या ईरानी मीडिया से बाहर आएगी। पाकिस्तानी मीडिया के पास अंदाजे तखमीने ही होंगे। हाँ, पाकिस्तानी हुक्मरान या पाकिस्तानी जो वफद है वो अरब ममालिक के हुक्मरानों को, ये यानी सऊदी अरब को, कतर को, वो चाहेंगे कि उनको भी ये खबर पाकिस्तान की जानिब से पहुंचे। तो ये खबर आपको पाकिस्तान के अंदर से बहुत मुश्किल है कि निकले और मिले। जो पार्टिसिपेंट है उनको देख के तो मुझे आइडिया होता है। दूसरा, सबसे ज्यादा इम्कान ये है कि इसकी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप करे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये ख्वाहिश भी होती है, वो अपना, उनका एक ट्रुथ सोशल मीडिया भी है और वो डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश होगी कि बड़ी खबर या बड़ी डेवलपमेंट वो डोनाल्ड ट्रंप के प्लेटफॉर्म से दुनिया तक पहुंचे। और पहले आपने ये देखा भी है, वो इस किस्म की कोशिश करते भी है। बहरहाल खबर आएगी तो वो जंगल में आग की तरह फैलेगी। ब्रेक कोई भी करे, वो पूरी दुनिया के अंदर फौरी तौर पे सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनेगी जो भी इसमें डेवलपमेंट होगी। बहुत मुश्किल है मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाना। इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत दिल भी बड़ा करना पड़ेगा। ईरान को क्या चाहिए, अमेरिका को क्या चाहिए, ये है सबसे बड़ी चीज इन मुज़ाकरात में। सबसे बड़ा मसला यह है कि ईरान जो मांग रहा है क्या अमेरिका दे सकता है, या अमेरिका जो मांग रहा है क्या वो ईरान छोड़ सकता है। ये दो चीजें हैं ना। तो देखिए वो कौन सी 5-6 चीजें हैं जो ईरान को चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जो अमेरिका को चाहिए। नंबर 1, ईरान को चाहिए आपने हुर्मत पर कंट्रोल। ये सोने की चिड़िया उनके हाथ लग गई और उन्हें आइडिया हो गया कि इससे तो बहुत पैसा भी कमाया जा सकता है, और उन्होंने इसको बंद करने का अमली तौर पर तजर्बा भी कर दिया और दुनिया को उन्होंने दिखा भी दिया कि वो इसको ताकत के जोर पे बंद कर सकते हैं। अब ईरान ने ये बार बार कहा और वो ये कहते हैं कि ये पहले की तरह कभी नहीं होगी, ये ईरान के कंट्रोल में रहेगी। तो पहला तो ईरान का जो बड़ा मुतालबा है वो ये कि आपने हुर्मत पे वो कंट्रोल रखना चाहते हैं और एक मैकेनिज्म के जरिए से इसको चलाना चाहते हैं। ये बात अरब ममालिक नहीं मानते, लेकिन चले आगे चलते हैं। दूसरा उनका ये है कि मुंजमद असासे जो है ईरान के, ये बहुत बड़ी मिकदार में $120 अरब लगभग ये बनते हैं। ये पैसा ईरान को मिल जाए तो उसकी किस्मत बदल जाए। वो इस पैसे को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके ईरान के अंदर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी डेवलपमेंट, लोगों का बड़ा फायदा कर सकते हैं। तो ईरान को बहुत बड़े पैमाने पे ना सिर्फ ऑक्सीजन मिल जाएगी बल्कि बड़ी ताकत मिल जाएगी अगर ये पैसा ईरान की इकोनॉमी में अगले 1-2 साल में, 3 साल में भी पंप इन हो जाता है। तो अब ये पाबंदियां यूएन के जरिए भी लगी हुई हैं और अलग अलग जराए। एक खबर बीच में आ रही थी कि शायद अमेरिका ने, और रॉयटर्स ने खबर दी थी कि अमेरिका ने रजामंदी जाहिर कर दी है ईरान के मुंजमद असासों के हवाले से जुजवी तौर पर, और कतर के असासों के बारे में बताया जा रहा था कि जो कतर में $6 अरब है वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन फिर अमेरिका के अंदर से व्हाइट हाउस के एक ऑफिसर ने इसकी तरदीद भी की है और यह कहा गया कि जनाब अभी असासे ईरान के डी फ्रीज नहीं किए गए। मे बी ये डोनाल्ड ट्रंप खुद अनाउंस करना चाहते हो, लेकिन ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो ईरान के लिए बहुत फायदेमंद होगी। ये उन चीजों में से एक है जो ईरान चाहेगा कि ईरान को मिले, और वो डिमांड कर चुके हैं पहले ही, और वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात से पहले ये होना चाहिए। तीसरी चीज जो ईरान मांगता है वो पाबंदियों का खात्मा है। ईरान पे बड़े लंबे अरसे से पाबंदियां लगाई, गैस नहीं बेच सकता, तेल नहीं बेच सकता, आलमी मंडियों तक उसकी एक्सेस को महदूद किया गया है। ईरानी करेंसी जो है वो बिल्कुल जमीन बोस हो चुकी है, गिर चुकी है, उसकी वैल्यू नहीं रही। ये सारी चीजें ईरान के साथ गुज़िश्ता कई दहाइयों से हो रही हैं। वो पाबंदियों में नरमी चाहेगा और इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में भी ममालिक को जाना पड़ेगा। अमेरिका ही है ना, बाकी तो ममालिक सारे अब ये बात समझते हैं कि हमें अमन कायम करना चाहिए। अमेरिका के पास ये एक वीटो पावर है। रशिया, चाइना, फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, बाकी ममालिक किसी और तरह सोचते हैं। बहरहाल ये पाबंदियों वाला मामला एक और है, ईरान को लगता है उसका हक उसे मिलना चाहिए। फिर जंगी नुकसानात का अजाला, ये भी ईरान का एक ऐसा मुतालबा है जो सख्त मुतालबा है। फिर 5वां मुतालबा उनका यह है कि मुस्तकिल जंगबंदी हो, यानी दोबारा हम पे हमला ना किया जाए, इसकी बाकायदा गारंटी होनी चाहिए। अमरीकी अड्डों का खात्मा भी वो मांगते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुतालबा उनका इतने जोर से मौजूद रहेगा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक कि वो ये कहें कि जी ये नहीं होगा तो हम नहीं मानते। अब आ जाए अमेरिका को क्या चाहिए। अमेरिका को जो मेन चीज एक चाहिए वो ये है कि ईरान एटमी कुव्वत कभी नहीं बनेगा, और इस सिलसिले में अमेरिका यह भी चाहता है कि जो यूरेनियम अब तक ईरान ने 60% अफसूदा कर ली है, वो यूरेनियम वापस कर दी जाए। वापस करने का मतलब यह है कि वो हवाले कर दी जाए अमेरिका के या
IAEA के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए, ये उनके मुतालबात हैं अमेरिका के। अब ईरान इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है ये आप देख लेते हैं। आपने हुर्मुज़ को पुराने तरीके पर बहाल किया जाए, ये अमेरिका का मुतालबा है। इससे पहले देखें डोनाल्ड ट्रंप ना, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी। डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट भी आ चुका है कि आपने हुर्मुज़ के जरिए ईरान के साथ मिलकर हम कोई बेहतर हल तलाश कर सकते हैं, यानी वहां से बहुत पैसा भी बन सकता है। ट्रंप के दिमाग में भी ये बात है। लेकिन अरब ममालिक का यह मुतालबा है, जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं और बहुत पैसा वो अमेरिका पे खर्च करते हैं। अरब ममालिक ये कभी नहीं चाहेंगे, वो ये तो कर देंगे कि बहुत सारा पैसा अमेरिका को दे देंगे, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल करके ईरान यहां से पैसा बनाए। उन्हें इसको इंटरनेशनल वाटर्स की तरह रखना है कि यहां से जहाज गुजरते रहे जैसे माजी में हमेशा से गुजर रहे थे। अरब ममालिक को यह लगता है कि हमारे साथ ज्यादती क्यों हो रही है, लड़ाई तो ईरान की हुई है, आपने हुर्मुज़ से तो हम तजारत करते हैं। तो ईरान को यह लगता है कि ये मेरा पानी है, मैं इस पर कब्जा करूंगा, जैसे बाकी लोग करते हैं। जैसे और बहुत सारी जगहों पे ममालिक टैक्स लेते हैं अपने पानियों में से जहाजों के गुजरने का, तो हम भी लेंगे, ओमान और ईरान मिलकर। तो यहां पे एक फड्डा है, ये अमेरिका की एक बड़ी डिमांड उनकी आपने हुर्मुज़ के हवाले से। फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी पर अमेरिका ये चाहेगा कि ईरान पर पाबंदियां लगे। पाबंदी का मतलब ये नहीं है कि आप मिसाइल बना ही नहीं सकते, ये उसकी रेंज का मामला होता है। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान ने अपने मिसाइलों के तजर्बे भी किए हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल मैक्सिमम कितनी दूर तक हिट कर सकता है? पाकिस्तान का मिसाइल किसी भी ऐसी जगह पे हिट नहीं कर सकता जहां पे मगरबी मफादात का कोई मसला आ जाए। हत्ता कि पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज, उस दिन मैं कैलकुलेट कर रहा था और हमने जो डिस्टेंस कैलकुलेटर है वो निकाला हुआ था, ये बाकायदा आपको अवेलेबल है, पूरी हर तरह की एप्लीकेशन आपको मिल जाती है। तो ईरानी मिसाइल इसराइल तक पहुंचते हैं, पाकिस्तानी मिसाइल जो है क्योंकि फासला हमारा ज्यादा है, हम अगर सिंध वाली साइड पे भी जाएं तो हमारे मिसाइल इसराइल तक नहीं जाते। अब ये वो नॉन रियलिटी है और ये वो वाले मिसाइल हैं जो हमने अनाउंस किए हुए हैं पहले। मे भी पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो हमने नहीं बताई हुई। बहुत सारा कुछ ऐसे भी होता है ना, आप सरप्राइज करते हैं दुनिया को। जरूरी तो नहीं है कि जो हमने डाटा दुनिया को दिया हुआ है, हमारी कैपेसिटी भी उतनी है, लेकिन ये ईरान को दबाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने मिसाइलों की रेंज के हवाले से हमारे साथ जो मुआहदा करेंगे उसकी आप पासदारी करेंगे, नहीं तो फिर पाबंदियां। और एक और मुतालबा जो अमेरिका का बड़ा शदीद मुतालबा होगा, जिससे ईरान के लिए पीछे हटना बहुत मुश्किल है, वो ये है कि खित्ते के अंदर जो ईरान के इत्तेहादी हैं, जैसे कि ईरान सपोर्ट करता है हमास को, हिजबुल्लाह को, हौसियों को, ये सपोर्ट से ईरान को कहा जाएगा कि पीछे हट जाओ, इन ग्रोहों को आपने सपोर्ट नहीं करनी। ये एक ऐसा नुक्ता है जो इसराइल के लिए बहुत जरूरी है, ये एक ऐसा नुक्ता है जो सऊदी अरब के लिए बहुत जरूरी है, और यही एक ऐसा नुक्ता है जिस पे ईरान बड़े लंबे अरसे से डटा हुआ है, और यही नुक्ता है जिसकी वजह से ईरान के साथ ये सारी लड़ाई चल रही है कि ईरान सपोर्ट करता है उन ग्रुप्स को जो इसराइल के साथ लड़ाई कर रहे हैं या जिसके अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हौसियों की मैं मिसाल दे देता हूं, हिजबुल्लाह जो है वो इसराइल के साथ लड़ रहा है, हमास जो है वो इसराइल के साथ लड़ती है, ईरान उन्हें सपोर्ट करता है। ये एक नुक्ता है जहां पे आके मामला अड़ सकता है। तो ये 5-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लबनान के मामले पे इनके सींग फंस सकते हैं मुज़ाकरात में कि वो जंगबंदी जो है वो साथ शामिल होनी चाहिए। आपने हुर्मुज़ के मामले पे जौहरी तनाज़ा जो है, इस मामले के ऊपर जरा मुश्किल है इसको डिस्कस करना, ये लंबा चलेगा। और ईरान के जो इलाकाई इत्तेहादी हैं जिनका मैंने अभी आपको बताया, तीनों का नाम लिया, और पाबंदियों में नरमी का मामला जो है, ये वो सारी चीजें हैं जो ईरान का फोकस एक तरफ होगा, अमेरिका का फोकस एक तरफ होगा। पाकिस्तान में ईरानी सफीर ने एक स्टेटमेंट दिया इस मौके पे, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा जी, आज इस्लामाबाद में ईरानी कौम के खिलाफ एक गैर कानूनी जंग को खत्म करने में मदद देने के लिए अच्छा मेजबान है पाकिस्तान। एक ऐसी जंग जो ना सिर्फ ईरानी कौम और तहजीब के खिलाफ एक जुर्म है, बल्कि इसने खित्ते और दुनिया की सलामती को भी खतरे में डाल दिया है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका एक अच्छे मेजबान की जानिब से सालसी की कोशिशों का एहतराम करता है या नहीं करता। ये ईरानी सफीर का बयान है। आने वाले दिनों में इन बयानात की बड़ी इंपॉर्टेंस होगी। अभी सिर्फ सारा फोकस मुज़ाकरात की तरफ, मुज़ाकरात चल रहे हैं। जो इतलात रॉयटर ने दी थी कि कुछ असासे डी फ्रीज करने की तरफ मामला बढ़ा है, उसके ऊपर एक तरदीद भी आ गई है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब कोई स्टेटमेंट देगा तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मुज़ाकरात में नाज़रीन 12 लोग शामिल हैं, ये जरा आप देख लें। ये 12 लोग हैं मुज़ाकरात के अंदर। इसमें अमेरिका की जानिब से जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और ब्रैड कूपर, ये 4 लोग अमेरिका की जानिब से हैं। और ईरान की जानिब से जी कालिबाफ, अब्बास इराकची, माजिद तख्त और मोहम्मद बागर, ये लोग जो हैं वो शामिल हैं। ईरान की जानिब से 4 लोग हैं। ये सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी जो है वो भी इसके अंदर शामिल है, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर भी इसके अंदर शामिल है, लेकिन उनको लीड कर रहे हैं
पार्लियामेंट के स्पीकर। पाकिस्तान की जनरल शहबाज शरीफ हैं, इसहाक डार हैं और फील्ड मार्शल हैं, और उनके साथ DGISI, हमारे DGISI और फील्ड मार्शल आर्मी चीफ, ये दोनों इस मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। अब इन 12 लोगों ने मिलकर कोशिश करनी है कि कोई अमन कायम हो जाए, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश होगी कि लड़ाई यहां खत्म हो जाए, क्योंकि अगर लड़ाई खत्म नहीं होती ना, तो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। यानी एक तो पहले ही पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, और अगर हम लड़ाई खत्म करने में कामयाब होते हैं, पाकिस्तान के अंदर होती है, तो उसमें पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी, पाकिस्तान को फायदा होगा, दुनिया पाकिस्तान को खारजी तौर पे एक अलग नजर से देखेगी, तो हमें पाकिस्तान को कम से कम ये फायदा होगा। दाखिली मामला क्या है, हमारा पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, ये अगर जंग लगेगी और महंगा होगा, हम और पिस जाएंगे, पहले ही बहुत गरीब हैं। दूसरा, हमसे डिमांड बढ़ाई जाएगी सऊदी अरब की जानिब से कि आ जाओ आप इस लड़ाई के अंदर, और पाकिस्तान ने एक दिफाई मुआहदा किया हुआ। अभी सऊदी अरब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है सऊदी अरब की, उन्होंने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्स है वो पहुंच गई है सऊदी अरब में, किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के ऊपर। इसका जो ईस्टर्न सेक्टर है वहां पे पहुंची पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स और जंगी जहाज पाकिस्तानी एयरफोर्स के सऊदी अरब में पहुंचे हैं। ये इतलात जनाब आ गई है, और ये ऑफिशियल इतलात हैं, इनको कंफर्म कर दिया गया, मीडिया के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं कि ना पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो सऊदी अरब में पहुंची है। अब ये एक मुआहदा किया हुआ है पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ, एक जंगी मुआहदा है, और इस माहौल में जब ये खबर आती है तो अभी हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते, लेकिन ये एक डेवलपमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दी है। माजी में पाकिस्तान ने यमन और सऊदी अरब की लड़ाई में न्यूट्रल रहने का फैसला किया था, और वो पाकिस्तान की पार्लियामान ने किया था, और इस मरतबा भी पाकिस्तानियों ने इस बात पे जोर दिया कि पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका या सऊदी अरब या इन झगड़ों के अंदर पाकिस्तान को नहीं जाना, पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना है, और अमन के लिए किरदार अदा कर सकता है पाकिस्तान तो जरूर करे। लेकिन पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर एक दिफाई मुआहदा सऊदी अरब से किया गया। आज तक हम नहीं जानते कि दिफाई मुआहदा क्या है, उसमें क्या लिखा है। ये पब्लिक किया जाना चाहिए। कोई डिमांड भी नहीं किया, ना अपोजिशन ने डिमांड किया, ना किसी ने बताया कि दिफाई मुआहदा आप हमारे सामने रखें या हमें बताएं कि इस दिफाई मुआहदे के अंदर क्या लिखा है। तो किसी ने डिमांड भी नहीं किया, किसी ने दिखाया भी नहीं। बहरहाल उस दिफाई मुआहदे के तहत किंग अब्दुल अजीज एयरबेस के ऊपर पाकिस्तानी एयरफोर्स के जंगी तैयारे पहुंचे हैं, और पाकिस्तान अपनी डिप्लॉयमेंट वहां पे कर रहा है। इसके अलावा हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात का माहौल तो एक तरफ चल रहा है, पूरी कोशिश की जा रही है जंगबंदी की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो बड़ा पुरुमीद भी है, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त खलीजी ममालिक में अमेरिका अपनी फौजी ताकत को बढ़ा रहा है। लगातार अमरीकी तैयारे, अमरीकी हथियार, अमरीकी मरीन्स वो इस रीजन में पहुंच रहे हैं। बल्कि अब खाली अमेरिकन नहीं आ रहे, वो अपने इत्तेहादियों को भी कायल कर रहे हैं कि जंगबंदी हो चुकी है, अब वहां पे चलो और चल के जंगबंदी के मामलात को संभालो। तो अब अगर दोबारा खुदा न खास्ता लड़ाई होती है तो उसमें ईरान के लिए ज्यादा बड़े चैलेंजेस होंगे, और ज्यादा बड़ी फोर्स इस खित्ते में जमा हो चुकी होगी। तो ईरान को ना थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी, और कुछ अमेरिकन को भी कुछ चीजों के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करनी पड़ेगी। इसराइल को कंट्रोल करना, यहां पे मैं एक मरतबा फिर कहूंगा कि वो बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसराइल जो है वो अब जंगबंदी के ऊपर कारबंद रहे, ना सिर्फ ईरान के साथ बल्कि जो लबनान के साथ जंगबंदी के ऊपर जोर दिया जा रहा है उसको भी अमली जामा पहनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शानदार स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में जारी अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दिली दुआगो है। हम पूरी उम्मीद हैं कि ये अहम मुशावरत मुस्बत और बाहमी तौर पर मुफीद नताइज की हामिल साबित होंगी, जो ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा के इज्तिमाई मफाद को आगे बढ़ाएंगी बल्कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात को भी मजबूत करेंगी, और पूरे खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग का बायस बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इन कोशिशों को अपनी रहमतों से नवाजे, मुतअल्लिका फरीकैन को दानाई और दुरुस्त रहनुमाई अता फरमाए, और ऐसे नतीजा खेज फैसलों की राह हमवार करे जो सबके लिए खैर और भलाई का सबब बने। मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे मुस्बत स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यानी ये स्टेटमेंट इतना मुस्बत है कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान का नाम तक नहीं लिया। हालांकि तहरीक इंसाफ के लोग ये 2-3 दिन से कह रहे हैं कि ये इमरान खान का विजन था, इमरान खान ने बड़ी कोशिश की, और ये हकीकत है, लोग इसको डिस्कस भी कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कहते और पाकिस्तान अड्डे दे देता तो आज पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करने के काबिल नहीं होता। आज हम एक फ्रीक होते, लड़ाई का हिस्सा बन जाते हम। क्योंकि देखें ना, जब आप अड्डे दे देते तो आपके अड्डों से अटैक होता। कतर में मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहां पे अड्डे हैं। सऊदी अरब में क्यों नहीं हुए? वहां पे अड्डे हैं। ओमान में क्यों नहीं हुए? दुबई में क्यों नहीं हुए? बाकी जगहों पे बहरीन में क्यों नहीं हुए? ये किसी मुल्क के अंदर भी ये मुज़ाकरात इसलिए नहीं हुए कि वहां पे अड्डे हैं, और नेटो का रुकन है तुर्की, आप ये भी जानते हैं, मिस्र की सूरत भी आप जानते हैं। तो पाकिस्तान में अगर अड्डे होते तो पाकिस्तान मुज़ाकरात का हिस्सा ना होता। लेकिन इमरान खान ने एक फैसला किया था, एक अच्छा फैसला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया, बड़ा शानदार जेस्चर है, लेकिन तहरीक इंसाफ पे ज्यादा फोकस है। जो दरबारी हैं या जो नून लीग के लोग हैं
या एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, उन सबका फोकस तहरीक इंसाफ पे ही है। वो तहरीक इंसाफ की ना मॉरल पुलिसिंग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप डांस क्यों नहीं करते, आप नाच क्यों नहीं रहे, आप गा क्यों नहीं रहे, देखिए आप खुशियां क्यों नहीं मना रहे। वो भाई उनको मार मार के उनका बुरकस निकाल दिया, उनके लीडर की बिनाई दाया हो रही है, जुल्म और जबर की उन पर इंतहा की हुई है, उनकी खवातीन जो है वो जेलों के अंदर कैद है, उनको आपने बर्बाद करके रख दिया, उनका पूरा मैंडेट छीन लिया है। शुक्र करें वो ये कह रहे हैं जनाब हम बड़े खुश हैं और हम ये चाहते हैं कि ये कामयाब हो, वो आपको दुआएं भी दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा वो क्या करें, और वो पाकिस्तान को दुआ दे रहे हैं, एक्चुअली किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो नहीं दे रहे, वो तो पॉलिटिकली जो डिफरेंसेस है वो रहेंगे और वो रहते भी हैं। आपका इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन इस चीज के ऊपर पीटीआई ने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया है। लेकिन वो लोग जो माजी में मोहम्मद बिन सलमान के आने के ऊपर जमाल खशोगी के डीपी लगा लेते थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जेडी वेंस के आने के ऊपर या जेरेड कुशनर के आने के ऊपर उन्होंने मिनाब स्कूल के बच्चों के डीपी लगाए हैं, आयतुल्लाह अली खामनाई के डीपी लगाए हैं उन्होंने, या उन्होंने अपनी डीबियां चेंज की हैं जेडी वेंस के आने के ऊपर, या कोई एहतजाज किया कि अमेरिका ने वो जुल्म किया था, ये जुल्म किया था, या वो किया था, या ऐसे किया या वैसे किया, कोई एक चीज, कोई एक तस्वीर लगाई हो। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने की कोशिश होती है। इसके अंदर देखें पाकिस्तानियत नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये बात चल रही है कि ये पाकिस्तान के लिए ये लोग सोच रहे हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं, वो पीटीआई को गंदा करना चाह रहे हैं और कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो बगैर मैंडेट के आकर बैठे हुए हैं। इख्तिदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ना, ये लोग तो चोरी करके इख्तिदार पे आकर बैठ गए। तो इतने बड़े इवेंट को, जहां पॉजिटिव रहना चाहिए था सबको, इतने बड़े इवेंट को जो हुकूमती जमातें हैं वो अपनी मुखालिफ जमात को क्रश करने के लिए लगातार इस्तेमाल कर रही हैं। आप ख्वाजा आसिफ की टाइमलाइन उठाकर देख लें, इसराइल के खिलाफ जो एक दो ट्वीट किए हैं, वो एक और भी अभी मैं देख रहा था, एक और ट्वीट गायब है उनका, ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट और भी गायब है खामोशी से, पता ही नहीं चला वो कहां गया। अब लोग बता रहे हैं कि एक और भी डिलीट हो गया। तो बड़ी सख्ती आई हुई है ख्वाजा आसिफ पे, लेकिन आप देखेंगे लगातार वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करते जा रहे हैं। इसराइल को जहां टारगेट किया वहां उनको डिलीट करना पड़ गया, वहां उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो इसको भी अगर आप एक मौके के तौर पर देखें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियली में मैं आपको बताऊं, उन्हें इस बात का खतरा है, और ये खतरा गलत नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये जानते हैं, और माजी में ये तजर्बा हो चुका है, माजी में भी तजर्बा हो चुका है कि जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आलमी सतह पे थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिलती है तो वो पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर अपनी मुखालिफ सियासी जमात को बुरी तरह कुचलना शुरू कर देते हैं। माजी में भी जब उन्हें स्पेस मिली, जैसे ही उन्होंने स्पेस हासिल की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर दिया। अब अगर उन्हें आलमी सतह पे कोई स्पेस मिलेगी तो पाकिस्तान के अंदर वो दोबारा जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करेंगे। इस बात का खतरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जरूर है, और हमने माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने ऐसे ही किया हमेशा। पाकिस्तान के अंदर इससे कोई फर्क पड़ेगा, देखें पाकिस्तान में पीएमएलएन की मकबूलियत पे इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। हाँ, इंटरनेशनली ये है कि पाकिस्तान को इसका फायदा हुआ, ये जो चेहरे हैं जो इस मुलाकात के अंदर हैं, इनको इंटरनेशनली मजीद रिकग्निशन मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एक आधे महीने की गेम है, 2 महीने की गेम है। आपको लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, गुर्बत कम करनी पड़ेगी, बेरोजगारी कम करनी पड़ेगी, मईशत को खड़ा करना पड़ेगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाना पड़ेगा, पाकिस्तान में अदलिया को बेहतर करना पड़ेगा, आजादी इज़हार राय देना पड़ेगा, पाकिस्तान में जो घुटन का एक माहौल है वो आपको खत्म करना पड़ेगा। जब तक आप घुटन का वो माहौल खत्म नहीं करेंगे, इसका कोई फायदा आप नहीं उठा सकते लंबे अरसे तक। हाँ, एक ही चीज है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किसी भी कामयाबी के बाद होश के नाखून ले और पाकिस्तान को चलने के लिए खुला छोड़े, पाकिस्तान में लोगों को आजादी से सांस लेने दे, फिर आप देखिएगा इसका फायदा भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ये नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड कोई और है। एक और अच्छी खबर यह है कि आयरलैंड ने फलस्तीन को तस्लीम कर लिया, ये खबरें आ रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता यूरोपीय ममालिक एक एक करके फलस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, और फलस्तीन के वजूद के हवाले से जो हमारी ख्वाहिश है सारी दुनिया की कि वो एक रियासत के तौर पे वो लोग अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारें,